नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीएसएस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। जैसा कि पता है दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुके हैं। इसको दृष्टि में रखते हुए उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं प्रश्न पत्रों से ही एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो 28 और 29 दिसंबर को सीटेट के एग्ज़ाम हुए दोस्तों, उन पर सीटेट की पूर्व की परीक्षाओं के प्रश्न ही पूछे गए हैं मोस्टली। ठीक है, अतः आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूर्व की परीक्षाओं में आयोजित प्रश्न पत्रों को आप एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिए और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि 2015 में जो पेपर हुआ था उसका प्रश्न पत्र आज हम सॉल्व करवाएंगे। सीटेट का 2015 का प्रश्न पत्र है दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे उस टाइम, और हो सकता है कि आपके जो अगले चरण में एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो उसमें इससे प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, इसलिए आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्न हैं। दोस्तों ये बाल विकास संबंधित प्रश्न पत्र होंगे पेडागोजी से। ठीक, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों और ग्रेडों पर, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि आपको एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में क्या ध्यान रखना है। आप एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने बताया था जब भी आपके ऑप्शन में ग्रेडों की बात, अंकों और ग्रेडों की बात हो, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। तो फर्स्ट वाला तो वैसे भी आपका गलत हो गया, और जब भी सक्रिय सहभागिता की बात हो तो वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। देखिए, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के लिए अगर आप उनको सक्रिय सहभागिता, ठीक है, में शामिल करोगे, सक्रिय सहभागी बनाओगे किसी चीज़ के लिए, तो उनके ज्ञान में, ठीक है, विकास होगा। ठीक है, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है, ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आपके क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। यानी प्रतिभाशीलता किन चीज़ों से मतलब मिल करके बनती है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता से दोस्तों आगे प्रतिभाशीलता का संयोजन होता है। जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हीं चीज़ों पर आपकी प्रतिभाशीलता निर्भर करती है। आगे चलते हैं, देखिए एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोस्तों 28 दिसंबर और 29 दिसंबर की जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं सीटेट की, तो उसमें एनसीएफ से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। अतः आप एनसीएफ को एक बार पूरा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन है, एनसीएफ के अनुसार, ठीक, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। आपके ऑप्शन है दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। ये बच्चों के परिवार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं ताकि समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, यह विद्यार्थियों को उत्कीर्ण, ठीक है, उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन थे, क्या आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा चिकन, सही। ठीक है, ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई अध्यापक, ठीक है, बच्चों की गलतियां समझ जाएगा, ठीक है, इसके बाद दोस्तों वो उसी के अनुरूप जो है कार्य करेगा, उसको उसी तरह समझाएगा कि मतलब बच्चा यहाँ गलती करता है तो ऐसा कार्य करना चाहिए कि ये गलती न करे। ठीक है, गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं कि बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आज जैसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। आपके ऑप्शन हैं, अधिगम में असक्ता, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या के,
अधिगम में असुविधा के। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फर्स्ट दोस्तों, अधिगम में असक्ता। ठीक है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, ये देखिए आप जब भी इस हिंदी में ना समझ में आए तो आप इंग्लिश देख लिया करिए, इससे आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, देखिए लर्निंग निरयोग्यता। ठीक है ना, यानी अधिगम निरयोग्यता की बात हो रही है दोस्तों अधिगम निरोगता से ये तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा जैसे उसको पढ़ने में परेशानी होती है, चीज मतलब अक्षरों को समझ नहीं पाता है। जैसे आपने देखा होगा जो शब्द यूज होते हैं, डिस्लेक्सिया जैसे हो गया, पठन विकार हो गया, जो पढ़ने का विकार, लेखन का विकार, ये सारी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, ये हमेशा अधिगम में असक्ता के कारण ही होती है। देखिए अधिगम का मतलब सीखना होता है। ठीक है, सीखने में कमी, यानी वो सही से सीख नहीं पा रहा है। ये एक तरह का दोस्तों, ठीक है, विकार होता है, जिसके कारण बच्चा ऐसा करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संयोगात्मक, ठीक है, संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए संवेगात्मक विकास का मतलब क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है ना, संवेग का मतलब इमोशंस होते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष, ठीक है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। देखिए जब भी ऑप्शन में प्रजातांत्रिक चीज़ों की बात हो तो ऑप्शन मोस्टली सही होते हैं। ठीक है, देखिए अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, तो ये नहीं होगा। और कच्चा कच का नियंत्रण वाली बात तो कभी हमेशा गलत ऑप्शन में होती है, तुरंत आप काट दीजिए। कठोर अनुशासन, नियंत्रण, ये सारी चीज़ें हमेशा गलत होती हैं। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, कक्षा कच का प्रजातांत्रिक परिवेश। ठीक है, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? कक्षा कच का प्रजातांत्रिक परिवेश, यानी सब बच्चे जब एक दूसरे से मिलकर के बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें इमोशंस, ठीक है ना, डेवलपमेंट होगा बच्चों में, उसका संवेगात्मक विकास होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी प्रजातांत्रिक परिवेश का मतलब ये है कि एक दूसरे की सक्रिय सहभागिता होगी। ठीक है, बच्चे हर चीज़ में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तो ठीक है, उनका इमोशन डेवलपमेंट होगा। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख, बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यापक का सकारात्मक रुख। देखिए सकारात्मक चीज़ें हमेशा, ठीक है, सही होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें ऑप्शन में हमेशा सही होती हैं। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों की अच्छे कक्षाई, ठीक है, परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ताकि दोस्तों अध्यापक क्या करे, बच्चे को प्रोत्साहित करे, ठीक है, उसके प्रयासों को स्वीकृति दे और उनके कार्य के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रोत्साहित करे। ठीक है, जिससे बच्चे में, ठीक है, कुछ जानने की उत्सुकता होगी। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार कौन सा सही होगा? लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान एवं लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन लड़के लड़की के क्वेश्चन हों, ठीक है, तो उसमें आपको निष्पक्षता की बात करनी है। ठीक है, यानी लैंगिक रूढ़वादिता की बात नहीं करनी है। ठीक, हमेशा लड़कों लड़कियों को समान समझना है। ऐसा ऑप्शन जब सही होगा तो वो हमेशा, ठीक है, पॉजिटिव आंसर होगा। ओके, देखिए पॉजिटिव आंसर ही आप टिक कीजिए जिसमें मतलब जो है लैंगिक पूर्वाग्रह की बात ना हो। ओके, ऐसे प्रश्नों में आपके ऑप्शन हैं, लड़कों को घर के काम में सहायता करनी चाहिए, ठीक है, सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना चाहिए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए।
दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए कभी भी। देखिए और बाकी ऑप्शन दोस्तों क्या है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह से प्रेरित है, ठीक है, यानी निष्पक्षता की बात नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे। ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न, ठीक है, व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, पुस्तकों से उत्तरों को, ठीक है, लिखाने पर बल देना। देखिए सबसे पॉजिटिव आंसर क्या होगा। देखिए पहले आपको बता दें, आप आंसरों को छांटना प्रारंभ करिए। अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं आता है तो आप तुरंत क्या करिए, ऑप्शन को छांटिए और जो लास्ट में बचेगा वह सही हो जाएगा, ठीक है। तो समूह गतिविधियों के बजाय देखिए व्यक्तिगत अधिगम, ठीक है, की बात हो रही है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। देखिए व्यक्ति कभी भी मतलब किसी एक को व्यक्तिगत रूप से नहीं पढ़ाना, सबको समान रूप से पढ़ाना है, समावेशी शिक्षा की बात होती है, ठीक है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी, देखिए अनदेखी भी नहीं करना, ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक बच्चों के संपर्क में रहना, ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव है, आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। देखो पुस्तकों से उत्तरों को लिखनी, ये फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, यही आपका थर्ड सही होगा, ठीक है। बच्चों के जब आप संपर्क में रहोगे दोस्तों, तो ऐसे में क्या होता है, आप उनकी परेशानी को समझोगे और उनको हल करोगे, ठीक है, जिससे वो बच्चे सहज महसूस करेंगे और अधिगम बहुत बढ़िया से होगा, ठीक है, वो अच्छे से सीखेगा बच्चा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, ठीक है, रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। परियोजना अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, खुले अंत वाले प्रश्न, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों थर्ड, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, ठीक, यानी ये देखिए रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, योग्यता क्रम निर्धारित करना या और बाकी सारे हैं, परियोजना करना, अवलोकन करना, खुले अंत वाले प्रश्न पूछना, ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है, ठीक। देखिए आप देखिए क्या ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, विकार से संबंधित, लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, आप इनको हमेशा याद रखिए और किसी एक मतलब नोटबुक में लिख लीजिए एक जगह, और ताकि आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाओ उनको आप एक बार ज़रूर देख करके जाओ। ओके देखिए क्वेश्चन है, विकृत लिखावट, ठीक है, लेखन से संबंधित बात हो रही है, ठीक है, संबंधित लिखने की योग्यता में कमी, यानी लिखने की योग्यता में कमी कौन है, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, एक मिनट है, डिस्ग्राफिया, ये फोर्थ डिस्ग्राफिया, ग्राफ, जब भी ग्राफ की बात होगा, ठीक है, तो दोस्तों हमेशा वो क्वेश्चन लिखने से संबंधित होगा, लिखने के विकार से संबंधित। डिस का मतलब होता है कमी, ग्राफ जिसमें लिखा जाता है, ठीक है। दोस्तों आपका ये आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। और डिसप्रैक्सिया का मतलब क्या होता है दोस्तों डिसप्रैक्सिया के मतलब, इसका मतलब ये होता है, ऐसा विकार ये होता है जिसमें दोस्तों लेखन, पठन, ठीक है, और गणना, यानी मतलब तीनों का विकार होता है, इसमें समन्वय विकार होता है, ठीक है, डिसप्रैक्सिया। और डिसकैलकुलिया, देखिए कैलकुलेट किससे करते हैं, गणना किससे, ठीक है, तो डिस का मतलब कमी, ठीक है, यानी गणना की कमी, यानी गणना का विकार होता है, व्यक्ति गणना यानी जो बालक होता है गणना नहीं कर पाता है। और डिसलेक्सिया, आप तो इसको जानते ही हुए, पठन से संबंधित है, ये लेक्सिया, डिसलेक्सिया जो होता है दोस्तों ये पठन विकार है। और डिसग्राफिया, ग्राफ जब भी आएगा ना ग्राफ, तो लेखन संबंधित होगा, ग्राफ क्या होता है, लेखन होता है, ग्राफ में लिखा जाता है। और डिसग्राफ, डिस का मतलब कमी हो गई, ठीक है, तो ये विकार हो जाएगा दोस्तों लिखने से, लिखने की योग्यता में कमी। ओके आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता।
जीन पियाजे दोस्तों, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इससे प्रश्न देखिए पूछे जा रहे हैं। 28 और 29 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें, ठीक है, इससे प्रश्न पूछे गए हैं। स्कीमा इन्हीं संबंधित था दोस्तों, इससे कई प्रश्न पूछे गए हैं पियाजे से। तो आप इसको एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हम इसका एक पृथक वीडियो बनाएंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। 1-2 दिन में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, क्योंकि अगला एग्ज़ाम 7 जनवरी को है, तब तक आपको, ठीक है ना, वीडियो मिल जाएगा। आप एक बार उसको देख करके ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि जीन पियाजे में कौन संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया था, कौन सा कारक है जो उसको प्रभावित नहीं करता है व्यक्ति को। दोस्तों आपका सामाजिक अनुभव है ऑप्शन, परिपक्वन है, ठीक है, परिपक्वता और क्रियाकलाप है, भाषा है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने 7 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या करके उन्होंने जब की थी तो 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से पहला इन्होंने बताया था संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, ये दोस्तों 0 से लेकर के 2 वर्ष तक बताया था इन्होंने। संवेदी गामक मतलब ये होता है दोस्तों कि बच्चा उस समय मतलब प्रत्यक्षीकरण, बच्चा चीज़ों को देखता है, सुनता है और उनके अनुसार चीज़ों को समझता है, ठीक है। इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद इन्होंने जो सेकंड अवस्था बताई थी वो थी दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, ये आपकी थी 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, ठीक है। इसमें देखिए बच्चा जो इस समय क्या होता है, बच्चे में दोस्तों क्रियाशीलता बस मतलब जो है हो जाती है, खिलौनों के प्रति मतलब जो है खिलौनों से खेलना शुरू प्रारंभ कर देता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद दोस्तों जो अवस्था बताई थी इन्होंने, उसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त ये दोस्तों आपकी 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच है, ठीक है। इस समय दोस्तों मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है बच्चा, ठीक है, ठीक है। चीज़ों को मतलब मूर्त देख करके वो मतलब चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने जो अवस्था बताई थी उसका नाम है अमूर्त चिंतन की अवस्था, ठीक है, जिसे कहा जाता है। और दोस्तों इस समय चिंतन का मतलब जो है काफ़ी स्तर अच्छा हो जाता है बच्चे में। ये किशोरावस्था की अवस्था थी, इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं दोस्तों। ये 11 वर्ष से 16 वर्ष के बीच या 15 वर्ष के बीच रहती है, ठीक है। इस समय बच्चा, ठीक है, चिंतनशील हो जाता है। ये प्रश्न 28 दिसंबर की परीक्षा में पूछा गया था कि चिंतनशील, ठीक है, बच्चा किस अवस्था में रहता है। जीन पियाजे की जो अवस्था थी तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे अमूर्त, ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिससे आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। दोस्तों आपको बता दें बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत दोस्तों, ठीक है, स्टेनबर्ग ने दिया था, ठीक है, स्टेनबर्ग ने दिया था दोस्तों इन्होंने 3 तरह की चीज़ें बताई थी, ठीक है, यानी बुद्धि में। तो उसका नाम है, आप देख लीजिए, ठीक। इस सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने संदर्भगात्मक, ठीक है, संदर्भगात्मक, ठीक, और अनुभवजन और घटक सिद्धांत बताया था। त्रितंत्री सिद्धांत में बुद्धि के 3 मतलब जो है प्रकार बताए थे, संदर्भगात्मक, अनुभवजन, घटक, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा था दोस्तों कि अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन, ठीक है, अनुभवजन व्यवहारिक ज्ञान और आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता विकसित होती है, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ें बताई थी इन मतलब अपने, ठीक है, सिद्धांतों के अंदर। और दोस्तों जो आपका ऑप्शन है इसमें
आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत। जब भी केवल की ऑप्शन में बात हो, केवल जब भी लगाओ तो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना इस सिद्धांत के अंदर शामिल था। स्टेनबर्ग ने बताया था पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। ठीक है, ये इनके बुद्धि के सिद्धांत में था। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सको, ये सारी जो बातें थी, केवल ये नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं सामाजिक विकास से, संगठनात्मक विकास से, शरीरी विकास से, संवेगात्मक विकास से। दोस्तों यह संवेगात्मक विकास संबंधित है आपका ऑप्शन। ठीक है, डी यानी फोर्थ सही हो जाएगा। देखिए, संवेग ऐसी चीज़ है दोस्तों, इमोशंस कभी किसी में किसी चीज़ का इमोशंस ज़्यादा होता है, कोई मतलब जल्दी नाराज़ हो जाता है और कोई नहीं नाराज़ होता है लेकिन जल्दी नहीं होता है। तो हर व्यक्ति में इमोशंस अलग अलग होते हैं। तो अब माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो मतलब बच्चों के इमोशंस को, ठीक है, कंट्रोल करें, मतलब ऐसी शिक्षा दें ताकि उनमें वैसे इमोशंस मतलब जो है पनपने ना पाए जिससे उसका नुकसान हो। ठीक है, लेकिन होते तो सभी में इमोशंस हैं, लेकिन किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। तो बात यही हुई है कि कोई नाराज़ हो सकता है, इमोशन के अंतर्गत ही आता है। यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज़ होना आसान नहीं है। ठीक है, मतलब देखिए, नाराज़ तो सब कोई हो जाता है, लेकिन सही समय पर सही मतलब जो व्यक्ति के ऊपर नाराज़ होना ये आसान बात नहीं है। इमोशन के उसमें शामिल है, इमोशंस में व्यक्ति बहुत होते हैं, बह जाते हैं। ठीक है, जिससे गलतियाँ करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, ग्रेड एवं अंकों के लिए। देखिए, ग्रेड अंक की जब भी बात हो तो वो हमेशा ऑप्शन गलत होता है, आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा प्रेरणा के लिए। देखिए, जब भी ऑप्शन में प्रेरणा जैसी बातें हों, ठीक है, यानी मतलब जो पॉजिटिव वर्ड हों वो हमेशा सही होते हैं। ठीक, हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया है सारी चीज़ें, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक, आप उस वीडियो को देख लिए तो आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, आप अधिकांश क्वेश्चन सही कर पाओगे और पास हो सकते हो। ठीक, ये मतलब जो है निश्चित है। तो दोस्तों प्रेरणा की जब भी बात हो, मोटिवेशन की बात होगी, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए। क्या होता है कि जब हम आकलन बच्चों का करेंगे तो उनकी कमियां समझेंगे और उन कमियों में सुधार करेंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? साम्य धारण, ठीक है, आत्मसात्करण, संगठन, समायोजन। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, आत्मसत्कारण। ठीक है, देखिए, प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने की एक प्रक्रिया को ठीक है ना, सात्करण कहते हैं दोस्तों, आत्मसात्करण कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम के सिद्धांत से, पर्यावरण के सिद्धांत से, वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत से। ठीक है, तो दोस्तों आपके आंसर से, आपके ऑप्शन से आंसर आपको पता चल जाएगा। देखिए, बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में सब लोग भिन्न होते हैं, श्योर सी बात है। तो दोस्तों ये वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत से ऐसा होता है। ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता से ऐसा होता है, ठीक है, कि सब भिन्न होते हैं। व्यक्तिक मैंने, देखिए, इंडिविजुअल, ठीक है, डिफरेंस, सब में अलग अलग की क्वालिटियाँ होती हैं। ठीक है, व्यक्तिक का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, हमेशा हमारी शिक्षा प्रणाली सामूहिक शिक्षा की बात करती है, यानी जो वंचित समूह के बच्चे हैं और जो समान विद्यार्थी हैं उनको साथ साथ पढ़ाना चाहिए। यानी जिनमें मतलब विकलांग बच्चे हैं जो, ठीक है ना,
जो मानसिक रूप से मतलब जो है कमज़ोर हैं, उन सब बच्चों को साथ में पढ़ाना चाहिए। ये समावेशी शिक्षा की बात होती है दोस्तों। समावेशी शिक्षा से हमेशा सीटेट में एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से गांठ बांध लीजिए, ठीक है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा ये होती है दोस्तों कि इसके अंतर्गत सबको साथ में लेके चला जाता है। वो चाहे प्रतिभाशाली बच्चा हो, चाहे ठीक है मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चा हो, सबको, चाहे विकलांग बच्चा हो, सबको साथ लेकर के चला जाता है, ठीक है। कभी भी शिक्षा में भेदभाव की बात नहीं होती है। जब भी ऐसे ऑप्शन हो वो गलत होते हैं, तो आपका समावेशी शिक्षा हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है, बहुत सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन ठीक है 29 दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया था। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ये सारे प्रश्न देखिए, हमने बताया ना पूर्व में जो परीक्षाएं सीटेट की आयोजित हुई थी, ठीक है, उन्हीं से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं फिलहाल जो एग्ज़ाम प्रारंभ है। तो आप पूर्व की प्रश्न पत्र ज़रूर एक बार सॉल्व कीजिए। आपसे देखिए आप इससे ये भी पता चलेगा प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और ये भी पता चलेगा आपके ज्ञान का आकलन भी हो जाएगा साथ ही साथ। ओके, क्वेश्चन है दोस्तों, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन से संबंधित है। स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अनुकूलन चिंतन, ठीक है, अनुकूल चिंतन। ठीक दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा अपसारी। अपसारी चिंतन से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, ठीक है, व्यक्ति को कुछ तथ्य दिए जाते हैं और उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालने के लिए मतलब बोला जाता है, ठीक है। कुछ तथ्य दिए जाते हैं और बच्चे को मतलब अपनी ओर से कुछ जोड़ना होता है और उसको वो मतलब निष्कर्ष निकाल सके, ताकि निष्कर्ष निकाल सके, ठीक है। ये होता है अपसारी चिंतन, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। कुछ आपके ऑप्शन हैं, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन, कक्षा में प्रतिभाशाली और कमज़ोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, लास्ट है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। क्या होगा ऑप्शन सही दोस्तों? आपका ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। देखिए, जब शिक्षक जो है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेगा तो उसको उसमें सहजता महसूस होगी। जैसा मतलब जो है वो चाहता है वैसा आप करोगे तो बच्चा आसानी से सीखता है चीज़ें, ठीक है। ओके, क्वेश्चन भी यही कहता है, क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन सही हो रहा है। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा शिक्षार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करता है कि, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? सार्थक अधिगम को सुगम कौन सा नहीं बनाता है, या मतलब जो है क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा व वाद विवाद, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु के केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। जब भी केवल आए तो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाता है। ये तो पहले आप कट मार दीजिए। अधिगम को सुगम, ठीक है, अधिगम सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता। कौन सा ऐसा है ऑप्शन आपका जो सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? ठीक है, ठीक दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी ही सही है, ठीक है। जब भी केवल की बात हो तो हमेशा वो है गलत होता है। देखिए, सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता, केवल की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो हमेशा ये गलत होगा। केवल की बात कभी भी नहीं होती, वो ऑप्शन हमेशा आपका मतलब जो है गलत होगा, ठीक। मतलब इस देखिए इसमें जो है क्या कहते हैं, नहीं की बात हो रही ना, जब नहीं की बात हो रही है तो इसका मतलब ये केवल इसमें लगा हुआ, तो यही ऑप्शन इससे मैच करेगा। बाकी सारी चीज़ें सुगम बनाती हैं, जैसे विषय वस्तु पर प्रश्न बनना, प्रकरण पर परिचर्चा व विवाद करना, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, ये सब सही है, सार्थक अधिगम को सुगम बनाते हैं, ठीक है। बाकी विषय वस्तु को केवल की बात हो रही है ना, यहाँ पर केवल की बात कभी सही नहीं होती है। केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, तो ये आपका ऑप्शन ठीक है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों को शाब्दिक
या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो दोस्तों जो आपका उपयुक्त आंसर होगा, कभी भी देखिए जब शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड की बात आती है तो उसका परिणाम ये होता है कि ठीक है, बच्चे के स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना होता है। ठीक है, यानी मतलब जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड सही। ठीक है, उनके स्वयं के प्रति की अवधारणा को नष्ट करना है। देखिए इससे क्या होता है दोस्तों, ठीक है, कि उनमें कुछ नया सीखने के प्रति भय या नकारात्मकता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, और जो उनके विकास में बाधा होगी। ठीक, यानी जब आप उनको दंडित देखिए, कभी भी शिक्षा में बच्चे को दंडित करने की बात नहीं आती है। ठीक, आप जब उन्हें दंडित करोगे तो मतलब जो हमेशा वो भय में रहेगा, एक नकारात्मक दृष्टिकोण बन जाएगा उसका, जिससे वो मतलब चीज़ें सीख नहीं पाएगा। ठीक, ओके, वो एक अवधारणा उनकी नष्ट हो जाएगी। क्वेश्चन है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा है। यह संकेत करता है कि अध्यापिका भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है। ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, यानी बी। देखिए जो सभापति होता है दोस्तों, ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन सभा अध्यक्ष स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है, यानी समान लोगों के लिए यूज किया जा सकता है, दोनों के लिए। तो इसका मतलब वो किसी लिंग विशेष को प्राथमिकता नहीं दे रही है। ओके, ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। हम बता रहे हैं ना आपको, एक बार आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लीजिए, जो पूर्व में परीक्षा पूछी गई हैं, तो आप जान लीजिए कि आप परीक्षा पास हो गए। ठीक, बस आप पूर्व की परीक्षाओं के ही प्रश्न पत्र सॉल्व कीजिए अच्छे से। ठीक है, सीटेट बहुत आसान परीक्षा होती है। ओके, हमने इसको कई बार परीक्षा इसको पास की है, तो 2-3 बार परीक्षा दी है और बिना पढ़े गए थे और परीक्षा पास कर ली है। ठीक है, आपका ऑप्शन है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों को तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार का अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। ओके, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, जो सबसे लंबा ऑप्शन है इसमें वही सही हो जाएगा। ठीक, ये आपका सेकंड सही हो जाएगा। जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। ठीक है, नो सॉरी दोस्तों, ये नहीं, ये आपका थर्ड सही होगा। ठीक, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार से अवलोकन किया जाता है और दर्ज किया जाता है वह सुधार किया जाता है। देखिए ये ऑप्शन आपका जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल की जाने वाली गलतियों को सुधारना, ये नहीं होगा। ओके, सॉरी, आपका ये ऑप्शन सही होगा थर्ड, यह ध्यान रखिएगा। यह समझने के लिए कि अधिगम का इस मतलब किस प्रकार अवलोकन किया जाता है और दर्ज किया जाता है और सुधार किया। देखिए मतलब सतत व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या है कि मतलब जब बच्चे कि आप मतलब मूल्यांकन करोगे तो उससे आप बच्चे की कमियां पता चलेंगी, ताकि अब उन कमियों को मतलब जो उन कमी में सुधार लाओ। ठीक, ये बात होती है। ओके, तो इसमें ये समझने के लिए अधिगम किस प्रकार का अवलोकन किया जा रहा है, किस प्रकार का अधिगम हो रहा है उसमें, और दर्ज किया जाता है कैसा अधिगम हो रहा है और उस पर सुधार किया जाए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ये थर्ड सही होगा दोस्तों। ठीक है, जल्दबाजी न करें, जल्दबाजी में हमने आंसर सेकंड बता दिया था। ओके, इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और 28 और 29 दिसंबर की जो परीक्षा हुई है उसमें भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है,
दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के सिद्धांत में इन्होंने नैतिकता के 3 स्तर बताए थे, ठीक? जिसमें उन्होंने दोस्तों पहला बताया था पूर्व परंपरागत मतलब जो है स्तर, और दूसरा जो बताया था परंपरागत यानी लौकिक स्तर, और जो लास्ट में बताया था पश्च परंपरागत स्तर यानी मतलब उत्तर लौकिक स्तर यानी परंपरागत स्तर, ठीक है? लौकिक परंपरागत बात एक है, ओके। तो दोस्तों इसमें उन्होंने कहा नैतिकता का मतलब अनुपस्थित सही अर्थ में सूचित करता कौन से स्तर में, ऐसी बात उन्होंने कही है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन है 4th, 1st, 2nd और 3rd, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें जो इन्होंने 3 स्तर बताए थे, ठीक है ना, यानी पूर्व परंपरागत यानी लौकिक स्तर, ठीक है। अभी इसके बाद परंपरागत स्तर जो दूसरा था, अभी उत्तर परंपरागत स्तर। तो तीनों देखिए तो तीनों में इन्होंने मतलब 6 अवस्था बताई थी, 6 अवस्था बताई थी इन्होंने नैतिक विकास की, ओके। तो दोस्तों ये आपका संबंधित हो जाएगा फर्स्ट से, ये फर्स्ट स्तर से संबंधित हो जाएगा। पूर्व परंपरागत स्तर जो था उससे संबंधित हो जाएगा। इस स्तर पर नैतिक विकास, ठीक है, सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों से, जैसे इस स्तर पर जो नैतिक विकास होता है इनके अनुसार वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक नियमों से होता है, जैसे अच्छा या बुरा, सही गलत आदि की व्याख्या मिलने पर दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्ति के शारीरिक समर्थ अथवा होने वाले स्थूल परिणामों से आकी जाती है दोस्तों, ठीक है ना। मतलब जो है इस स्तर पर उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक नियमों की बात कही थी, ठीक है, नैतिकता के विकास की। यानी जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार मिलता है, खराब काम करता है तो दंड मिलता है, ठीक है। तो यही बात हो रही, इस स्तर पर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, नैतिकता की अनुपस्थिति, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की सामाजिकरण, एक सामाजिकरण से देखिए बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा हमेशा। सामाजिकरण का मतलब क्या है? समाज के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करना, ठीक है, समाज के मूल्यों को एडॉप्ट करना, ठीक है, यही सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। आपके ऑप्शन हैं, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना है, ठीक है, जो नहीं है। देखिए सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल का, ठीक है, संदर्भ सही नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? दोस्तों सामाजिकरण के जो प्रगतिशील मॉडल है उसका मतलब क्या होता है, पहले आप इसको जान लीजिए, ठीक है। इसके अनुसार दोस्तों क्या होता है कि व्यक्ति या बालक स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, सरलता पूर्वक सहभागी बन सके, सामाजिक कौशलों को सीख सके। किंतु यदि विद्यालय में कोई ऐसी बात या कार्य बताया या कराया जा रहा है जो छात्रों के सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न है या उनके अनुकूल नहीं है, तो इससे छात्रों के सामाजिकरण में विरोध उत्पन्न होगा, जो किसी भी दशा में सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसके अनुसार बताएं। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, ये प्रगतिशील का मॉडल नहीं है। अगर मतलब ऐसा होगा ना कि बच्चे मतलब बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे कुछ भी पृष्ठभूमि हो, ठीक है, इससे सामाजिकरण विरोध उत्पन्न होगा, ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है बाधित होगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये जो है इसका मॉडल नहीं है, सही नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको दोस्तों? आपके ऑप्शन हैं, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र सहारा देना और पार्श्वकरण, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 3rd, सहारा देना। देखिए जब भी, ठीक,
छात्र द्वारा किसी की मतलब छात्र की सहायता करना, ठीक है। और मतलब वो उससे बड़ा हो यदि, तो इस प्रकार के मार्गदर्शन को सहारा देना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहारा देना। मतलब जैसे कोई बच्चा है, उससे कोई बड़ा व्यक्ति है, यानी मतलब एज में या मतलब क्लास में बड़ा है, वो ज़्यादा क्लास का है, तो मतलब अगर वो उसके प्रश्न सॉल्व करवाता है तो वो उसको एक सहारा दे रहा है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? सहारा देना, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक, ठीक है, जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? अध्यापक व साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन, भाई बहन एवं अध्यापक, ठीक है। क्या होगा आंसर दोस्तों? माता पिता एवं भाई बहन, ठीक है। माता पिता एवं भाई बहन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था दोस्तों आपको पता ही होगा, 2 वर्ष से, कुछ लोग 3 वर्ष से 6 वर्ष मानते हैं, कुछ लोग 2 वर्ष से, ठीक है ना, 5 वर्ष मानते हैं। तो मतलब देखिए इसमें मतलब जो है सब में तालमेल नहीं है, तो मतलब ज़्यादा जो पॉपुलर है, जो सर्वमान्यता है, 3 वर्ष से 6 वर्ष माना जाता है पूर्व बाल्यावस्था की एज, ठीक है। इस दौरान में दोस्तों क्या होता है कि भूमिकाओं में व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। और जो एक समूह स्वीकार करते हैं वो माता पिता और वो भाई बहन होते हैं। इस समय माता पिता ही देखिए बच्चों को हर तरह की जानकारी देते हैं, ठीक है। बच्चों के विकास, देखिए एक बात जान लीजिए, बच्चा अपने परिवार से ही आगे सीख कर के जाता है, ठीक है, विद्यालय आता है, ठीक है। तो उसके लिए उसके भाई बहन, माता पिता ही मतलब भूमिका देने के लिए सही व्यवहार करते हैं, ठीक है। मतलब हर तरह की भूमिका तैयार करते हैं वो आगे की जो उसकी होती है, ठीक है, जिससे विद्यालय जाता है चीज़ों को सीख करके, ठीक है, और वहाँ वो उसका प्रयोग करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी में के अंतर्गत आता है? देखिए परवर्ती बाल्यावस्था यानी उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है, जो उत्तर बाल्यावस्था है उसकी। दोस्तों आपको बता दिए, जो पूर्व बाल्यावस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो 3 वर्ष से 6 वर्ष, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, यानी 6 वर्ष से 11 या 12 वर्ष, ठीक है। आपको बता दें 3 से और 11 या 12 वर्ष बाल्यावस्था की उम्र होती है, एज होती है, ठीक। दोस्तों जो ये एज होती है ना उत्तर बाल्यावस्था की, इसको मतलब जो है अनोखा काल कहा जाता है बच्चे के लिए। इस समय बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से होता है, ठीक है। और बच्चा इस समय समूह में रहने लगता है, ये गैंग की अवस्था भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस पर विषय पर है? देखिए आजर्व यह तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, ठीक है, प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, यानी जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है भाषा, उससे मतलब व्यक्ति प्रभावित होता है भाषा विकास के लिए। और सोनाली ये महसूस करती है कि परिवेश से प्रभावित होता है, जो उसका वातावरण है, ठीक है, समाज का, उससे प्रभावित होता है। तो ये किस चीज़ की बात हो रही है, ऐसा पूछा गया है। स्थिरता एवं अस्थिरता पर बहस, सतत एवं असतत अधिगम, प्रकृति एवं तथा पालन पोषण विवाद, चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील भावना। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्रकृति एवं पालन पोषण वाद विवाद, ये आपका ऑप्शन थर्ड से हो। देखिए प्रकृति और पालन पोषण, ठीक है, वाद विवाद से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी जो 29 दिसंबर का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो वंशानुगत बात होती है, ठीक, इसमें मतलब जो है प्रकृति को वंशानुगत समझा गया है, पालन पोषण को, ठीक है, वातावरण समझा गया है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति मतलब अपने जन्मजात सहज गुणों से प्रभावित होता है, यानी उसकी परवरिश जो होती है, लालन पोषण जो होता है उससे प्रभावित होता है।
और इसके बाद दोस्तों इसके बाद जो उसके पर्यावरण होता है, माहौल जैसा होता है, माहौल में वो विकसित होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मतलब प्रकृतिवाद विवरण इसी से संबंधित है। यानी जब बालक कभी क्या होता है कि जन्म से उसमें मम्मी पापा के कुछ गुण होते हैं, ठीक है, उनसे प्रभावित होता है। इसके बाद वो पर्यावरण में आता है, यानी मतलब समाज में आता है, तो समाज के नियमों से भी प्रभावित होता है। तो मतलब इसीलिए कहा गया प्रकृति पालन पोषण विवाद दोस्तों, ठीक है, कि बच्चा दोनों से प्रभावित होता है, ठीक, वंशानुगत से भी प्रभावित होता है और वातावरण से भी प्रभावित होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के, ठीक है, सेशन का। विद्यार्थियों को स्वच्छता, ठीक है, के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनना चाहिए। प्रतिबिंबित करता है, क्या प्रतिबिंबित करता है? प्रेरणा का व्यवहार उपागम, प्रेरणा का मानववादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फोर्थ, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें कि आपने वाइगोत्स्की, ठीक है ना, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने विकास का सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, एक सिद्धांत दिया था। आप उसको पढ़िएगा कभी कभी, क्या मतलब आपका एग्जाम है तो आप उसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि वाइगोत्स्की से ही भी प्रश्न पूछे, इस प्रश्न पत्र में नहीं प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अक्सर उससे प्रश्न पूछा जाता है। उन्होंने समाज को प्राथमिकता दी थी, यानी उन्होंने कहा था कि बच्चे का विकास जो है समाज के मूल्यों से प्रभावित होता है, यानी जैसा उसका समाज होगा वैसे ही उसमें, ठीक है, गुण विकसित होते हैं, ऐसी बातें कही थी, ठीक। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि मतलब जो है स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनना चाहिए, ठीक है, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक की संकल्पना विकसित मतलब जो है प्रतिबंधित होती है, इसे प्रतिबिंबित होती है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब वो क्या कहते हैं स्वच्छता समिति का सदस्य बनेगा, ठीक है, तो इससे उसे प्रेरणा मिलेगी, सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं उसमें विकसित होगी, सक्रिय रूप से भागीदारी लेगा, उसमें सक्रिय रूप से भागीदार बनेगा, ठीक है, जिससे उसमें सामाजिक सांस्कृतिक प्रेरणाएं, ठीक है ना, विकसित होंगी। ओके, यही प्रतिबिंबित होता है उससे, ऐसी प्रेरणा सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के प्रश्न यहीं तक। कल के वीडियो में अगला जो प्रश्न पत्र होगा उसको सॉल्व करवाएंगे, यानी मतलब 2016 का प्रश्न पत्र हम सॉल्व करवाएंगे। तो आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं प्रश्न पत्रों से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो पूर्व की परीक्षाएं हुई थी उनके प्रश्न पत्र हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। उसका हमने फुल एनालिसिस किया है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे और बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।